2027 में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। वो दलितों के बिल्कुल विरोधी है। कि दलितों का सिर्फ यूज कर रहे हैं। सपा के ही तथाकथित गुंडे दलितों की जमीनों पर कब्जा करते हैं और नाम बदनाम करते हैं कि ठाकुर पंडित आके कब्जा कर रहे हैं। समाजवाद एक वो विचारधारा है जिसमें समाज को आगे बढ़ाने की बात होती है, लेकिन इनकी पार्टी में इन्होंने समाजवाद को साइड में रखकर सिर्फ परिवारवाद को आगे बढ़ाया है। अभी आप इस लायक नहीं हो गए रामजी लाल सुमन जब राणा सांगा जी पर टिप्पणी कर सके। फिर जब करड़ी सेना गई है तो फिर भागते क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि आप दलित हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ। बार बार मैं यही कहूंगा कि आप करड़ी की सेना के साथ में हैं। जी, मैं करड़ी सेना का इस वक्त समर्थन करता हूँ, लेकिन रामजी लाल ने जो किया है उसका मैं खंडन करता हूँ। हमारे यहाँ बाबा साहब की हम लोगों ने प्रतिमा लगवाई, उस प्रतिमा को तोड़ दिया गया। सपा के ही कुछ लोग थे, उन्होंने वो प्रतिमा भी तोड़वाई। कि अखिलेश यादव जी टोटी चोर हैं। जो विदेश से पढ़ा होगा वो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था कैसे ठीक कर सकता है? क्या अखिलेश यादव क्या परिवारवाद से पनपे हुए नेता हैं? से माननीय मुलायम सिंह जी के उत्तराधिकारी जो हैं अखिलेश यादव जी। योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव में इसमें दोनों में खतरनाक नेता? दोनों खतरनाक। मैं उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिले की तिरवा विधानसभा से कांकरकुई गांव है नादेमो के पास, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्वागत है सूरज जी आपका विमर्श नारद टीवी के पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप आज पहली बार पॉडकास्ट में आए हैं हमारे, और हम शुरुआत करने जा रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा पे आप चलने वाले हैं और एक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले हैं। हम पहला सवाल, आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को फॉलो करते हैं और किस तरीके से फॉलो करते हैं, इस पे आप जवाब दीजिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो विचारधारा है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारे समाज को शिक्षा पर जोर देना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा हम लोग सामाजिक न्याय और रोजगार में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज हमारा जहाँ भी समाज दबा कुचला है, कमज़ोर रह गया है, हमारे पास संसाधनों की कमी है, उसका मुख्य रूप से एक ही कारण है शिक्षा। अगर हम लोग शिक्षा पर जोर नहीं देंगे तो फिर हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। और जो वर्तमान सरकार है वो शिक्षा को ही गिराने का काम कर रही है। अच्छा, अगर शिक्षा को सरकार गिराने का प्रयास कर रही है तो किस तरीके से प्रयास कर रही है? कहाँ आपको लग रहा है कि उसको उठाने की जरूरत है? शिक्षा को इतना इन्होंने महंगा कर दिया है क्योंकि शिक्षा जो होती है वो सवालों को पैदा करती है। अब ये प्राइमरी स्कूल के जो सरकारी स्कूल होते हैं उनको बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता की कोई वो नहीं रह गई है। जहाँ प्राइवेट स्कूल का एक टीचर मात्र 6,000 रुपये में बच्चों को अच्छा पढ़ा लेता है, वहीं 80,000 रुपये तनख्वाह पर भी बच्चों को नहीं ठीक से पढ़ाएं, जबकि टैक्स का पैसा हमारा ही है। अगला क्वेश्चन हम लेंगे जी। क्या आपको लगता है कि आज की राजनीति में अंबेडकर को सिर्फ प्रतीक बना दिया गया है? जी बिल्कुल। असल विचार छूट गए हैं? जी बिल्कुल। आजकल बाबा साहब की फोटो दिखाकर वोट मांगने का जो एक, क्योंकि अगर हम कहेंगे तो सारी पार्टियां आज के समय में, आज भारतवर्ष में जितनी भी पार्टियां हैं, सभी लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान कर रहे हैं, सभी लोग उनके फोटो को आगे करते हैं। नहीं, सब लोग सम्मान नहीं कर रहे हैं सर। बात यह है कि बाबा साहब की फोटो दिखाकर वोट लेने का एक फैशन सा बन गया है, जिसे माननीय अखिलेश यादव जी इस वक्त पीडीए बनाए हुए हैं जी। तो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जो है, बात तो कहते हैं पीडीए की, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की, लेकिन उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जो है वो ब्राह्मण समाज का बनाया हुआ है। दूसरी बात, पीडीए जब हमें मेन बात यह है कि भाजपा जो है हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कर रही है, वहीं सपा जो है दलित और सवर्णों को लड़ाने का काम कर रही है। अभी वर्तमान में जो मुद्दा चल रहा था रामजी लाल सुमन और राणा सांगा जी का, जैसे कि अगर हमारे बाबा साहब के खिलाफ कोई बोलता है तो हम भी उस पर आक्रमण करेंगे, हम उसको नहीं बख्शेंगे। तो राणा सांगा जी उनके महापुरुष हैं, तो आप जब उनके खिलाफ बोलेंगे तो आपको परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। नहीं, आपने एक चीज कहा, राणा सांगा उनके महापुरुष हैं। जी। राणा सांगा हो या भीमराव अंबेडकर हो, बाबा साहब हो, जो भी हो, महापुरुष तो महापुरुष होता है, वो सबके लिए बराबर होता है। जी बिल्कुल। अगर बाबा साहब ने ऐसा नहीं कि दलितों के लिए लड़ाई लड़ी, जी। उन्होंने हमेशा समाज को उठाने का प्रयास किया। वो एक ही समाज, हमेशा एक ही समाज नहीं दबा कुचला था, दलित समाज ही नहीं दबा कुचला था, बहुत से ऐसे लोग थे जो दबे कुचले थे समाज में जी। तो ये चीज जो आज की राजनीति में अखिलेश यादव कर रहे हैं कि किसी महापुरुष को गाली दिलवा करके हम अपने आप को फेमस कर लें, जिस तरीके से आज रामजी लाल सुमन है, समाजवादी पार्टी के सांसद, उन्होंने राणा सांगा को जब से गद्दार बताया उसके बाद से वो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं। जैसे कि अब उनका उम्मीद है कि 2027 में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो वो सोच रहे हैं कि दलितों को सामने लाया जाए ताकि ये साबित कर दिया जाए कि जो ठाकुर समाज है वो दलितों के बिल्कुल विरोधी है, जबकि बिल्कुल ये गलत बात है। जो ठाकुर हैं वो खुद दलितों के बहुत समर्थक हैं।
मैंने बहुत से देखे हैं, हर आदमी हर जात में खराब नहीं होता है और सब लोग सही भी नहीं होते हैं। लेकिन जो सपा है मेरे से मुद्दा ही बना रही है कि दलितों को उनके सामने लाकर ये दलितों का सिर्फ यूज कर रहे हैं। मदद करने की बात आती है जब सपा के ही तथाकथित गुंडे दलितों की जमीनों पर कब्जा करते हैं और अभी तक कब्जा किए भी हैं। मेरा एक दोस्त है मोहित दिवाकर, उसकी जमीन को खुद हम लोगों ने छुड़वाया है। सपा के ही गुंडे उन पर कब्जा करते हैं और नाम बदनाम करते हैं कि ठाकुर पंडित आके कब्जा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का नाम गुंडागर्दी पार्टी होना चाहिए। हम आपसे सवाल एक ले रहे हैं, आप अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के आलोचक हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, मैं यही कहूंगा कि आप समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के आलोचक हैं। नहीं, मैं आपका व्यक्तिगत अनुभव कहाँ है जिस तरीके से आप उनकी आलोचना कर रहे हैं? व्यक्तिगत अनुभव क्या है? मैं समाजवाद का समर्थन करता हूँ। समाजवाद एक वो विचारधारा है जिसमें समाज को आगे बढ़ाने की बात होती है, लेकिन इनकी पार्टी में इन्होंने समाजवाद को साइड में रखकर सिर्फ परिवारवाद को आगे बढ़ाया है। मैं इसलिए इनका विरोधी हूँ। मैं समाजवाद या समाजवादी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि इन्होंने समाजवादी पार्टी में समाजवाद का अर्थ ही निकाल दिया है। एक समुदाय तो उनको मानता है ना? हाँ, उनके तथाकथित लोग हैं, उनकी स्वजातीय लोग हैं, वो सिर्फ जात के आधार पर मानते हैं। लेकिन उनमें भी जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वो अभी भी उनको अनफॉलो करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि गुंडों की पार्टी हो गई है अब ये। राणा सांगा को गद्दार बताना जिस तरीके से रामजी लाल सुमन ने बोला, आपको क्या लगता है इस पे क्या कहें? नहीं, उनको नहीं बोलना चाहिए इस विषय में। हम तो यही कहना चाहेंगे कि महापुरुष तो महापुरुष होता है। अभी आप इस लायक नहीं हो गए रामजी लाल सुमन जो आप राणा सांगा जी पर टिप्पणी कर सके, ना आपके अखिलेश यादव जी इस लायक हो गए हैं जो राणा सांगा जी पर आप टिप्पणी करने लायक हो गए हैं। फिर जब करड़ी सेना गई है तो फिर भागते क्यों घूम रहे हैं? आप करड़ी सेना का अगर नाम ही ले लिए हैं तो क्या करड़ी सेना के समर्थक हैं आप? नहीं, मैं करड़ी सेना का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन वो अगर मैं सही के हमेशा साथ रहता हूँ। वर्तमान में जो करड़ी सेना कर रही है वो सही कर रही है। वर्तमान में जो कर रही है, क्योंकि पहला ही उनका ऐसा मुद्दा था, उत्तर प्रदेश में करड़ी सेना पहली बार ही इस तरीके का आंदोलन की है। जी, करड़ी सेना इस वक्त बिल्कुल सही कर रही है। करड़ी सेना के साथ है? जी बिल्कुल। चलिए, क्योंकि आप दलित हैं इसलिए मैं कह रहा हूं, दलित समाज से आते हैं और करड़ी सेना बनाम दलित किया गया इस मुद्दे को, इसीलिए बार बार मैं यही कहूंगा कि आप करड़ी की सेना के साथ में हैं। जी, मैं करड़ी सेना का इस वक्त समर्थन करता हूं, लेकिन रामजी लाल ने जो किया है उसका मैं खंडन करता हूं। आप आगे 2027 का जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव की, जी, वो निर्दलीय करना चाह रहे हैं या किसी पार्टी के बेस पे करेंगे? अभी हमारी जो तैयारी है वो निर्दलीय है। अभी हमारा उद्देश्य है कि गांव-गांव जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, उनके हक अधिकार बताएंगे कि उनके साथ क्या हो रहा है, कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है। जो उन्होंने जो विधायक चुना है, उन्होंने जो जिला पंचायत सदस्य चुने, जो अध्यक्ष चुन रहा है, वो उनके साथ कैसे घोटाला कर रहा है। जबकि वो चाहें तो 5 साल में अपना पूरा विधानसभा बहुत अच्छे स्तर का बना सकता है, लेकिन वो बना नहीं रहा है। आप विधानसभा की जो तैयारी कर रहे हैं वो जातिगत के आधार पे कर रहे हैं, सामाजिक जो वहाँ पे कमियां हैं उसको लेकर के चलेंगे साथ में? मैं जाति आधारित राजनीति कभी नहीं करता हूँ, ना ही बाबा साहब ने कभी जाति आधारित राजनीति की है, और हम अम्बेडकरवादी लोग हैं। हमें जाति और धर्म से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इंसान और इंसानियत से मतलब है। हम हर उस व्यक्ति के साथ हैं जो दबा कुचला है, जिसको हमारी मदद की जरूरत पड़ती है। हम लोग हर व्यक्ति की मदद करते हैं। आपने राजनीति शुरुआत किस लिए की और कहाँ से आपके मन में विचार आया, पहले उसको बताइए आप। सर, राजनीति में आने का हमारा कभी कोई उद्देश्य नहीं था। हमारे पापा एक बहुत ही गरीब और मध्यम वर्गीय थे, खेती किसानी करके अपना गुजारा करते थे। तो सबसे हमारे यहाँ बाबा साहब की हम लोगों ने प्रतिमा लगवाई, उस प्रतिमा को तोड़ दिया गया कुछ लोगों द्वारा, और अफवाह ये उड़ाई गई कि वो ब्राह्मणों ने और ठाकुरों ने मिलकर तोड़वाई। लेकिन असल में सपा के ही कुछ लोग थे, उन्होंने वो प्रतिमा भी तोड़वाई। लेकिन जब उसकी हम लोग कार्रवाई करना चाहते थे तो कार्रवाई नहीं हुई, और ये कहा जाता है कि उसकी शासनादेश से अनुमति लेनी पड़ती है। तो जब उसका प्रयास किया तो सालों साल लग जाते हैं, और हम देखते हैं कि हर आदमी, हर डिपार्टमेंट है बहुत परेशान किया जा रहा है। जो आम आदमी है, आम आदमी की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। तो जब मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतना सब कुछ जागरूक होने के बावजूद भी हमें इतना परेशान किया जा रहा है, तो एक आम आदमी की क्या स्थिति होगी। तो हम उस आम आदमी की स्थिति सुधारने के लिए राजनीति में आना चाहते हैं, ताकि उसको आगे कभी तकलीफ ना हो। आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से, किस विधानसभा से और किस गांव से आते हैं? मैं उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिले की तिरवा विधानसभा से, कांकर कोई गांव है नादेमो के पास, मैं वहां का रहने वाला हूं। आप तिरवा विधानसभा क्षेत्र से ही आप चुनावी तैयारी कर रहे हैं? जी। वहां का अगर बात करेंगे कि कमियां क्या क्या है, जो उस कमियों को आप लेकर जो चलना चाह रहे हैं, वहां की कमियां, जो सामाजिक कमियां हैं, वो किस तरीके से हैं, आप उसको कैसे आपके मन में आया कि हम राजनीति से इसको सही कर ले जाएंगे? हमारे यहाँ विकास तो नाम मात्र का हो रहा है। हमारे विधायक जी हैं वर्तमान में, माननीय कैलाश सिंह राजपूत जी 3 बार विधायक रहे हैं। किस पार्टी
से हैं? वो पहले बसपा में थे, अब वर्तमान में भाजपा में है। अच्छा जी। तो हमारे यहाँ जातिगत राजनीति ज्यादा हो रही है। अगर कोई जाति का खड़ा हो गया, पाल समाज में अगर कोई खड़ा हो गया तो फिर पाल समाज सोचता है कि उसी को वोट दे दें। बर्मा समाज में खड़ा हो गया तो बर्मा को वोट देते हैं। अगर जाटव समाज से खड़ा हो गया तो जाटव को वोट देते हैं। मतलब हमारे यहाँ वर्तमान में जो राजनीति है वो जातिगत राजनीति बहुत ज्यादा स्तर से हो रही है। वहाँ विकास से लोगों को कोई मतलब नहीं रह रहा है। और सिर्फ 2-3 दिन पहले वो माहौल देखते हैं कि कौन कितना दारू पिला रहा है, कौन कितना क्या कर रहा है। तो प्रयास ये करेंगे अगर हम सत्ता में आते हैं तो लोगों को इतना जागरूक कर देंगे, इतना पैसे से मजबूत कर देंगे, इतना रोजगार पैदा करेंगे ताकि उनको ये जातिगत जैसे छोटी मोटी चीजों पर ध्यान ही ना जाए। आपने कन्नौज का नाम लिया। कन्नौज की नगरी है, इत्र की नगरी से जानी जाती है जी। जो सबसे मेन वहाँ का फेमस है। वहाँ पे काफी इत्र के काफी प्लांट्स हैं जी। ऐसा कुछ आपका भी बैकग्राउंड है? नहीं, अभी हमारा ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं। शुरुआत में 2016 में हमने अपनी एक छोटी सी नमकीन की फैक्ट्री डाली थी। अच्छा जी। हमारा बिजनेस करियर वहीं से शुरुआत हुआ था। उसमें काफी हद तक नुकसान हुआ, फिर हमने थोड़ा थोड़ा, और हमारा कानपुर में एक छोटी मोटी प्रिंटिंग प्रेस, और मतलब अब हम गरीब नहीं रहे, मध्यम वर्ग में आ गए, ना पैसे वाले हैं ना गरीब हैं। जिस तरीके से अगर हम कन्नौज की बात करेंगे तो मौजूदा सांसद आपके यहाँ से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हैं जी। अखिलेश यादव जी उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक जी, उससे पहले अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव थी जी। इतने तीन सांसदों, और उससे पहले भी अगर हम चले जाएंगे तो पुनः अखिलेश यादव जी थे जी। तो ये इतने दिनों में कुछ बदलाव तो होना चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी हस्तियां वहां से सांसद रही हैं, तो कुछ तो बदलाव दिखता होगा वहां। असल में बदलाव वहाँ किया जाता है जहाँ इनको आउटपुट अच्छा मिले, जहाँ इनको सिर्फ दिखावा करना होता है कि जहाँ से प्रचार इनका अच्छा हो जाए कि हमने एक काम कर दिया तो उससे उसको ही 100 बार दिखाते हैं। असल में जो ग्रामीण क्षेत्र है हमारा, वहाँ बहुत से ग्रामीण क्षेत्र जहाँ सड़कें नहीं है, नालियां नहीं है, पानी का साधन नहीं है, कोई भी चाहे प्रधान हो, जिला पंचायत सदस्य हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, विधायक हो, सांसद हो, उसको उस पर नजर ही नहीं जाती है। विकास के नाम पर सिर्फ लूटा जाता है, जनता का पैसा ठगा जा रहा है। लेकिन अखिलेश यादव तो बड़े बड़े दावे किए तक की जो उनकी सरकार थी तो उसमें बोल रहे थे कि काफी हमने काम किया, क्योंकि उस समय वो मुख्यमंत्री थे और वहां उस लोकसभा क्षेत्र से उस पहले सांसद थे, वहां से इस्तीफा देकर के वो मुख्यमंत्री बने हुए थे। माननीय अखिलेश यादव जी ने एक काम सबसे अच्छा किया है और सबसे जल्दी तरीके से किया है कि वो बाबा साहब की फोटो लगाकर वोट मांगते हैं पीडीए के नाम से, और सबसे ज्यादा बाबा साहब के नाम से चिढ़ जो है वो माननीय अखिलेश यादव जी को है। क्योंकि हमारा तिरवा मेडिकल जो था पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से था। जैसे इनकी सरकार सत्ता में आई, उन्होंने तुरंत बाबा साहब का नाम हटाकर राजकीय मेडिकल कॉलेज कर दिया। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी आई है तो माननीय सी मनोहर जी के द्वारा अब पुनः उसका नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज से शुरू हुआ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नाम से समाजवादी पार्टी को इतनी नफरत है कि जो संस्थान उनके नाम से थे उनको बदलने का बिल्कुल प्रयास करती है। यहाँ तक कि लखनऊ में अम्बेडकर पार्क है, इसका भी नाम बदलने का प्रयास किया गया था। क्या समाजवादी पार्टी दलित विरोधी है? वो दलित विरोधी ही है, ये बात में कहने में कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन वो दिखावा ऐसे करते हैं कि सबसे बड़ी दलित हितैषी हैं। अगर समाज दलितों को ठगने का किसी ने काम किया है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी ने किया है सबसे ज्यादा। जिस तरीके से अगर आप एक आरोप ही लगा रहे हैं, ये आरोप है पूरी तरीके से, लेकिन अगर हम बात करेंगे 2024 लोकसभा चुनाव के पहले अगर हम थोड़ा जाते हैं तो जी, तो अयोध्या के मौजूदा जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद जी, अखिलेश यादव सबसे पहले जी उनको आगे करते हैं, और चुनाव वो जीतते हैं जब अयोध्या से, तो लोकसभा की सदन में उनको अपने बगल में वो सबसे आगे बैठाने का काम करते हैं। और रही बात 2025 में, रामजी लाल सुमन को के लिए भी वो कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे। ये अखिलेश यादव का दलित प्रेम है कि चुनावी राजनीति? पहले जब राजा लड़ाई लड़ने जाते थे तो पहली पंक्ति में उन सैनिकों को रखा जाता था कि जो अगर कोई पहला बार सामने से करे तो पहले वो जेल जाए। तो वही इस वक्त किया जा रहा है, दलितों को सिर्फ अपनी ढाल बना के रखते हैं कि जब पहला बार हो तो पहले दलित कूटे जाएं, इनका तो जब तक नंबर आएगा तब तक ये समझौता कर लेंगे। अभी देखिए रामजी लाल सुमन जी के बयान पर जिस प्रकार से हड़कंप मचा हुआ था, वो तो कह रहे हैं ना कि हम तो उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं, हम तो दलित हितैषी हैं। दलित सांसद को करड़ी सेना ने हमला कर करड़ी सेना के ऊपर बड़ा आरोप भी लगाया। पहली बात तो वो दलित सांसद नहीं है, वो सपा के सांसद हैं। अभी माननीय अखिलेश यादव जी को ये कहने तक में शर्म आ रही है कि वो सपा सांसद हैं, तो बताइए जिस सांसद को वो सपा सांसद कहने में शर्मा रहे हैं वो कैसे दलित हितैषी हो जाएंगे? उन्होंने कहा कि सरकार करवा रही है, योगी के गुंडे हैं जो इनको भेजा जा रहा है। जिस तरीके से अगर योगी जी के गुंडे भिजवा रहे होते तो योगी जी ने 5000 पुलिसकर्मी क्यों तैनात किए होते? 5000 पुलिसकर्मी भी तो रामजी लाल सुमन जी की सुरक्षा में ही तैनात किए थे। अगर वो चाहते तो 2 घंटे के लिए पुलिस हटा देते, उसके बाद रामजी लाल सुमन जी का क्या हाल होता सब जानते हैं।
माफी लेकिन नहीं मांगे वो, मान गए वो, क्योंकि असली समाजवादी है लग रहा है वो। हाँ, तो समाजवादी नहीं, वो भी परिवारवादी का कहीं ना कहीं शिकार हो गए हैं। अब उन समाजवादी सबसे बड़ी तो पार्टी गुंडों की है, तो वो माफी क्यों मांगेंगे? आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है? हाँ, 100% समाजवादी पार्टी जो है गुंडों की ही पार्टी है। लेकिन अखिलेश यादव तो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते सबसे हैं। ज्यादा भूमाफिया जितने बड़े बड़े मिलेंगे सब समाजवादी पार्टी से ही संबंधित रखेंगे। बहन जी ने खुद बहुत से भूमाफियाओं को, बहुत से समाजवादी गुंडों को अंदर कराया अपने शासनकाल में, लेकिन जब पुनः इनकी सरकार बनी तो उन सबको जेल से बाहर करवा दिया गया। तो चलिए हम थोड़ा सा आपके गांव की तरफ आते हैं जी। आप दलित समाज से हैं, तो इसलिए एक सवाल ये जरूर बनता है, क्योंकि हमारे भी मन में एक खटक रहा था, ये सवाल भी है, बहुत बड़ा सवाल है जी, कि आज भी दलित बस्तियों को गांव के पीछे रखा जाता है जी। ये प्रशासन करता है या सामाजिक कुरीतियां हैं? आज वो असल में आपको बताते हैं, ये एक पुरानी प्रथा है समाज की। जैसे गांव में लुटेरे आते थे पहले, तो पीछे नहीं रखते थे। जैसे जो दलितों की बस्तियां होती किनारे रखी जाती थी, या तो आगे या पीछे। तो जो लुटेरे आए तो सबसे पहले जो बाहर होगा उन्हीं को ना लूटेंगे, तो उनको लूट के वो चले जाएं। बीच में जैसे जो ऊंची जात के लोग होते हैं उनकी बस्तियां बनाई जाती थी, ताकि उन तक पहुंचते पहुंचते शोर हो जाए, और शुरुआत में जो किनारे होते थे वो लुट जाते थे। इसलिए और ये सोच कहाँ तक सही है? यही सोच चल रही है अभी भी, समाज की यही सोच है। लेकिन अब वो सोच लोगों को पता नहीं है, धीरे धीरे बदल रहा है, सब समाज बदल रहा है हमारा। इस पे अगर हम बात करते हैं कि जिस तरीके से आपने बताया कि पहले लुटेरे आते थे और लूट के चले जाते थे जी। बहन जी के शासनकाल से पहले जब समाजवादी का शासनकाल था, समाजवादी पार्टी का, तब बहुत चोर डकैत लूटपाट करने के लिए आया करते थे आए दिन। खुलेआम लड़कियों का चलना दुष्बर था, ये सब जानते हैं। इसमें कोई कहने की दो राय नहीं है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हम 5 बजे के बाद अगर कोई महिला रोड पे जाती है तो अपना जेवर उतार के रख के ले जाना पड़ता था। आपने कहा कि बहन जी का नाम लिया, बहन कुमारी मायावती जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी। उनके शासनकाल की अगर आप बात किए तो जिसमें महिलाएं सुरक्षित रहती थी, कानून व्यवस्था अगर देखा जाए लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा रहता था, तमाम ऐसी चीजें, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उसी के बाद समाजवादी पार्टी आई। समाजवादी पार्टी का जिस तरीके से आपने बताया चेहरा और चरित्र की क्या था उसमें, लेकिन आज की मौजूदा सरकार है और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान सरकार को आप किस तरीके से देख रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर के और सारी चीजों को लेकर के? हमारे यहाँ पर आए दिन दलित बच्चियों की हत्या की जाती है, उनके साथ रेप किया जाता है। मतलब सपा सरकार तो दलितों के विरोधी है ही है, उन तो धोखा कर ही रही है। लेकिन वर्तमान सरकार में दलितों को और दलित बनाया जा रहा है। दलित का अर्थ होता है दबा कुचला, तो यहाँ लोग और दबाए जा रहे हैं। दूसरी बात, ये सरकार भी हमारी रोजगार और शिक्षा पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रही है, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर सबको रोजगार मिल जाएगा तो फिर इनके पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने वाले कोई नहीं होंगे। अगर सबको शिक्षा मिल जाएगी तो सब कहीं ना कहीं अपना रोजगार करने लेंगे, अपने काम पे ध्यान देंगे। लेकिन सरकार ये चाहती है कि लोग ज्यादा फ्री रहे, किसी के पास शिक्षा ना हो। शिक्षा होगी तो सवाल पूछेंगे, रोजगार होगा तो आदमी अपने काम में व्यस्त हो जाएगा, तो फिर इनके लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए कोई नहीं जाएगा। अब आप ही के पास स्टूडियो में अपना काम है, तब आप नारा लगाने के लिए नहीं ना जाएंगे। लेकिन अगर आप फ्री होंगे तो आपके बाइक में 200 रुपए का पेट्रोल ही डला देंगे, तो आप जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए चलेंगे। तो वर्तमान सरकार जो है वो चाहती है कि लोग अशिक्षित रहें और बेरोजगार रहें। कानून व्यवस्था की धज्जियां तो खुलेआम उड़ाई जा रही हैं। माननीय योगी जी का बुलडोजर भी सिर्फ कमजोरों के यहाँ चलता है। जब कोई ताकतवर आदमी सामने आ जाता है तो उनका बुलडोजर भी एकदम ट्रैक्टर बन जाता है। दलित हितैषी तो भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि दलित हितैषी के लिए काम करते हैं। जिस तरीके से अगर आज की बात की जाए तो 5 किलो राशन को देख लीजिए, तमाम योजनाओं को देख लीजिए। 5 किलो राशन देकर वो शिक्षा छीनना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 5 किलो राशन देंगे तो उनकी आदत पड़ जाएगी। लेकिन शिक्षा अगर देने लगेंगे तो फिर वो उनकी सरकार के लिए खतरा बन जाएगा। जो ये 5 किलो राशन का योजना भारतीय जनता पार्टी चलाई है जी, क्या ये सही है? नहीं, 5 किलो राशन देना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन उन्हें लोगों को ऐसा रिप्रेजेंट किया है कि 5 किलो राशन ही सब कुछ है। जबकि योगी जी अपना खेत बेच के नहीं ना 5 किलो राशन दे रहे हैं। 5 किलो राशन हमारा ही टैक्स है, वो हमारा पैसा है। लेकिन वो ऐसा दिखा रहे हैं कि बस तुम 5 किलो राशन में ही खुश रहो, तुमको रोजगार की आवश्यकता नहीं है, तुमको शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। उनका 5 किलो राशन देना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन वो ये दिखा रहे हैं कि शिक्षा रोजगार नहीं चाहिए तुम्हें, ये गलत है। जैसे 69,000 शिक्षकों की भर्ती हो या कोई भी वैकेंसी हो, उसमें सिर्फ फार्म डाल दो। बड़ी मुश्किल में तो एग्जाम होते हैं, एग्जाम होता है तो बड़ी मुश्किल से रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद ये भी कंफर्म नहीं होता कि ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी। तो वर्तमान सरकार बेरोजगारों को मूर्ख बनाने का काम कर रही है। वर्तमान सरकार किस किस मुद्दों पे फेल है? वर्तमान सरकार सिर्फ धर्म के मुद्दे को छोड़कर बाकी हर मुद्दे पर फेल है। उनको सिर्फ वोट मिल रहा है हिंदू मुस्लिम के नाम पे। हिंदू मुस्लिम करा के जब वोट मिल रहा है तो वो रोजगार और शिक्षा पर ध्यान क्यों दें? ये गलती है हमारे देश के युवाओं की और हमारे समाज की, हमारे सर्व समाज की गलती है कि जब तक हम लोग धर्म और राजनीति के नाम से वोट देते रहेंगे, ऐसे ही ठगे जाएंगे, हमारा कभी कुछ नहीं हो पाएगा। ना रोजगार मिलेगा, ना शिक्षा मिलेगी। धर्म सिर्फ कट्टरता पैदा करता है
और वो अंततः आतंकवादी में परिवर्तित हो जाता है। आपने अभी धर्म पे बात किया जी। अगर हम बात करेंगे धर्म की तो अभी बहुत बड़ी घटना हुई जम्मू कश्मीर के पहलगाम में। वहां अगर धर्म कट्टरता पैदा करता है तो वहां पे धर्म पूछ करके गोली मार दी जाती है। उस घटना को आप किस तरीके से देखते हैं? ये गोदी मीडिया के द्वारा फैलाया गया एक प्रोपेगेंडा है कि धर्म पूछकर गोली मारी गई। आप ये बताइए क्या मुस्लिम समाज के लोग उसमें नहीं मरे? एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति एक हिंदू धर्म के व्यक्ति को अपने कंधे पे उठा के क्रॉस करवा रहा है, उसकी रक्षा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक प्रोपेगेंडा है। और मैं माननीय मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये खून बहाने वाली राजनीति बंद कीजिए। कब तक लोगों का खून बहाएंगे? एक पाकिस्तान जरा सा देश, हमारे उत्तर प्रदेश के लोग अगर पेशाब भी कर देंगे तो पूरा पाकिस्तान बह जाएगा। और उस पाकिस्तान से हमें डरने का बचता, वहाँ के लोग दिन दहाड़े घुस के गोली मार के चले जाते हैं। तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए जब आपके नहीं बस की बात है। अगर दिया तो हम लोगों को सौंप दीजिए, हम लोग निपट लेंगे अपने हिसाब से। एक जरा सा पाकिस्तान आंख दिखा रहा है तो आपका 56 इंच का सीना कब काम आएगा? क्या 56 इंच के सीने में सिर्फ हवा भरी रह गई है? अगर आपका 56 इंच का सीना वाकई में है तो फिर आक्रमण कीजिए और उसको औकात दिखाइए पाकिस्तान को। जो हमारा यूपी से छोटा पाकिस्तान है, यूपी जितना, उसको भारत के बराबर की क्यों तुलना कर रहे हैं? पाकिस्तान की कोई औकात नहीं भारत के सामने। जहाँ के लोग आटा मांग मांग के गुजारा कर रहे हैं, उनकी इतनी औकात होगी कि वो हिंदुस्तान को आंख दिखाने लग जाए। तो फिर हमारा 56 इंच का शेर कहाँ चला गया? एक सवाल आपने उसमें थोड़ा सा मिस किया है, मैं फिर से वही सवाल पे आऊंगा। धर्म कट्टरता सिखाता है कि नहीं? नहीं, धर्म कट्टरता सिखाता है। क्योंकि देखिए, अगर जिस तरीके से आपने कहा कि वो मीडिया का प्रोपेगेंडा, एक वहां से वीडियो भी जारी होता है जी, जिसमें एक महिला जो कि अभी उसकी 5-6 दिन पहले शादी हुई थी, वो दोनों हस्बैंड वाइफ, और जो जिसको मारा गया विनय नेहवाल जी, वो अपने नेवी का जवान था जी, उसको मारा गया। वो उससे पूछा गया कि हिंदू हो या मुस्लिम। एक वीडियो बाकायदे जारी होता है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी कर रहा होगा। क्या उसमें भी आपको गलत लग रहा है कहीं से? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं लग रहा। अब जो पाकिस्तान में है वो पूरे आतंकवादी हैं हमारे लिए। पाकिस्तान का हर व्यक्ति जो इंसान है और इंसानियत को नहीं मानता है, वो हमारे लिए आतंकवादी है। अब उनका उद्देश्य ये है कि वो धर्म पूछकर यहाँ मारेंगे गोली, और हम लोग इस मुद्दे में उलझे रहेंगे कि देखो धर्म पूछ के हिंदू को गोली मार दिए। मेन मुद्दा भूल जाएं। अब हमारा मेन मुद्दा ये होना चाहिए कि जिस लश्कर ने हमारे यहाँ आतंकवाद फैलाया है, लोगों को मारा है हमारे, तो उस पूरे लश्कर का नामो निशान मिटा देना चाहिए। तब हमारी जीत होगी। इस मुद्दे पर ज्यादा बहस करने से अच्छा है अटैक किया जाए, क्योंकि बेस्ट डिफेंस अटैक ही होता है। समय आ गया जी, अब समय आ गया है। अगर अभी नहीं कर पाए तो फिर ऐसे हमले होते ही रहेंगे। अभी पुलवामा हुआ था, उसकी भी जांच नहीं हो पा रही है, इसकी भी जांच नहीं हो पाएगी। जिस तरीके से आपने कहा कि अब युद्ध का समय आ गया है जी, लेकिन अभी हाल ही में सिंधु नदी जल का जो समझौता है उसको तोड़ा गया। जो 4-5 बड़े मुद्दे हैं उस पे कार्रवाई हुई जी। युद्ध जो होता है वो अंतिम विकल्प होता है जी। क्या युद्ध का ही समय आ गया है कि युद्ध कर लिया जाए? क्योंकि युद्ध से हमेशा विनाश होता है। अगर हम युद्ध करने के लिए जाते हैं तो उन्हीं का नुकसान नहीं होगा, हमारा भी नुकसान होगा। और कहीं ना कहीं आप बुद्ध की विचारधारा से विचार रखते हैं जी, तो बुद्ध और युद्ध में कहाँ किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि बुद्ध एक शांति का प्रतीक है। हमने इनको जब छोड़ा, जब इन आतंकवादियों को मौका दिया है, ये हमेशा बढ़ चढ़ के आए हैं। ये अपने आप को शेर समझने लगे हैं, जबकि ये एक गीदड़ हैं जो सिर्फ पीठ पीछे वार करते हैं। तो जो पीठ पीछे वार करने वाले हैं, हमारे अभी भी लड़ाई जो है किसी धर्म से नहीं है, ना मुस्लिम समाज से है, लेकिन आतंकवाद से है। तो आतंकवाद को खत्म करने के लिए अगर पाकिस्तान उनकी मदद कर रहा है तो फिर हमें युद्ध चुनना चाहिए। अब उन्हें ये दिखाना पड़ेगा कि हम बुद्ध को मानने वाले हैं, हम युद्ध भी कर सकते हैं। वो इसी बात का हमारा नाजायज फायदा उठा रहे हैं, कभी पुलवामा के रूप में, कभी पहलगांव के रूप में, कभी 26/11 के रूप में। कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आतंकवाद एक ही धर्म से क्यों होता है, ये बहुत बड़ा सवाल। नहीं, आतंकवादी तो बहुत सारे हैं। अभी एक हिंदू धर्म के भी लोग तो उसमें जुड़े हुए हैं, ऐसा इस संगठन में। किसी एक का नाम अभी आप देखिए, सौरभ शुक्ला करके थे, पकड़े गए थे। बहुत सारे मैंने न्यूज पे पढ़े हैं, दैनिक जागरण, अमर उजाला में। आतंकवादियों का धर्म नहीं होता, लेकिन मुस्लिम समाज के लोग जल्दी गुमराह कर लिए जाते हैं, क्योंकि वो मुस्लिम समाज के होते हैं तो उनको पकड़ लिया, कुछ पैसों का लालच देकर, उनकी गरीबी का फायदा उठाकर उनको गुमराह कर लिया जाता है। कट्टरता किसमें ज्यादा होती है, मुस्लिम या हिंदू? मुस्लिमों में ज्यादा होती है। क्योंकि अगर हम बात करेंगे आतंकवाद की, तो आतंकवाद में ज्यादातर, अगर आपने सौरभ शुक्ला का तो नाम ले लिया, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं आतंकवाद, तो आतंकवादी एक ही धर्म से ज्यादा ताल्लुक रखता है, वो है
मुस्लिम धर्म? क्योंकि हमारा हिंदू धर्म है अब काफी आगे बढ़ चुका है। हम लोग शिक्षा पर जोर देने लगे हैं। चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे मतलब हमारे धर्म में कोई भी जाति हो, शिक्षा पर जोर दे रही है। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी अभी उतनी शिक्षा पर जोर नहीं दे रही है। इसलिए इनको धर्म के चक्कर में उलझाकर जल्दी बहला दिया जाता है और फिर उनको उसी प्रकार से ट्रेंड कर दिया जाता है। इनको कहा जाता है कि देखो हिंदू ये काफिर हैं, काफिरों को मारो। इनको बस एक दिमाग में ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। जब किसी के दिमाग में लाखों बार एक बात पड़ेगी तो वो कहीं ना कहीं सोचता है कि हाँ ये काफिर वाकई में गलत है। तो ये भी जिम्मेदारी हमारी सरकार की है कि हमारे ऐसे लोगों को, हमारे पास तो हर प्रकार की एजेंसी है, चिन्हित करके इनको भी यहाँ से भगाया जाए। जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट ने वहाँ के डेवलपमेंट को देखा और डेवलपमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे तमाम ऐसी चीजें, अभी कुछ समय तक इंटरनेट बंद था, वहाँ पे इंटरनेट चालू हुआ, तमाम ऐसी चीजें वहाँ शुरुआत हुई। लेकिन कश्मीर आज भी, जो कश्मीर के मूल निवासी हैं, वो आज भी अपने आप को भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं। कश्मीर के 90% मूल निवासी अपने आप को भारत का हिस्सा मानते हैं। कुछ लोग नहीं मानते हैं क्योंकि वो लोग अभी कहीं ना कहीं कुछ गलत गतिविधियों के टच में हैं। तो हमें उनको चिन्हित करके और सजा भी देने की आवश्यकता है और बाहर भी करने की आवश्यकता है। नहीं, जिस तरीके दूसरी बात, जो मुस्लिम समाज अभी भी अपने आप को भारत का हिस्सा नहीं मानता है उसको पाकिस्तान भेज दिया जाए। जो मुस्लिम समाज भारत को भारत नहीं, अपना घर नहीं मानता है, आपने कहा कि पाकिस्तान भेज दिया जाए, लेकिन वो तो कश्मीर को अपनी जागीर समझते हैं। नहीं, कश्मीर हिंदुस्तान का है। कश्मीर सिर्फ हमारा है। कश्मीर हिंदुस्तानियों का है, पाकिस्तानियों का नहीं है। अगर तुम हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहते हो तो अपने पाकिस्तान जा सकते हो। पाकिस्तान उनको कहाँ लेंगे? अगर यहाँ रहोगे तो फिर यहाँ के हिसाब से रहना पड़ेगा। जिस तरीके से अगर बात करें कि केंद्र सरकार ने काफी बदलाव वहां पे किया, चाहे वो सिनेमा हॉल हो या तमाम ऐसी जो वहां पे डेवलपमेंट की अगर बात करेंगे, और काफी लोग वहां खुश भी नजर आए जो वहां की मूल निवासी थे। कुछ वहां पे रोजगार डेवलप हुआ, तमाम ऐसी चीजें हुई, होटल जो है या फिर और तमाम ऐसी चीजें हैं वहां पे डेवलप हुए और लोग खुशहाल भी रहे। लेकिन अचानक से ये कहां से ऐसे होता है? आज भी क्या कश्मीर में लोग वही सोचते हैं जो पहले की सोच थी? नहीं, अब कुछ तो बदलाव हुआ है। क्योंकि अगर बदलाव ना हुआ होता तो पहले हमारे सैनिकों पर पत्थर फेंके जाते थे, अब नहीं फेंके जाते हैं। तो बदलाव हुआ है, बदलाव धीरे धीरे होगा, हमें उम्मीद है कि होगा। लेकिन कुछ जो आतंकवादी संगठनों से मिले हुए हैं, अपने निजी फायदे के लिए पूरे मुस्लिम समाज को बदनाम कर रहे हैं, उनको सजा देने की आवश्यकता है। पहले हमारे सैनिकों पे पत्थर फेंके जाते थे, लेकिन आज हमारे देश के पर्यटकों पे जो वहाँ पे घूमने जा रहे हैं, वहाँ की खूबसूरती को देखने जा रहे हैं, उन पर गोली मारी जा रही है उनको। ये जिम्मेदारी, बहुत बड़ा सवाल है। ये जिम्मेदारी हमारी सेना की है कि जब कोई व्यक्ति इतना अंदर आ गया AK-47 लेकर, तो हमारे सुरक्षाकर्मी कहाँ थे? हमारे रक्षा मंत्री और गृह मंत्री जी की जिम्मेदारी है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है कि वो AK-47 लेके आते हैं और फिर वापस भी चले जाते हैं। हमारे लोगों को मारकर खुद जिंदा चले जाते हैं। ये कैसे हो गया? इसका मतलब वो खुलेआम चुनौती दे रहे हैं कि हम तो यहाँ मार सकते हैं, तो हमारा कुछ नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है सुरक्षा में चूक किसकी तरफ से हुई? सुरक्षा में चूक हुई है, हमारी तरफ से हुई है। इसमें केंद्र सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बिल्कुल, केंद्र सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और माननीय गृह मंत्री जी को और माननीय रक्षा मंत्री जी को इस्तीफा भी देना चाहिए। क्योंकि आपके रक्षा मंत्री होते हुए ये चूक हो कैसे गई कि वो आतंकवादी अंदर आ गए फिर जिंदा वापस भी चले गए? हो सकता है इसमें स्थानीय कुछ लोग मिले हुए हों, क्योंकि लाने और ले जाने में, क्योंकि जब तक खुद घर का विभीषण नहीं होगा किसी की हिम्मत नहीं जो अंदर आ जाए। क्या ये अभी आपने कहा घर का विभीषण, क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान में गद्दार भारी मात्रा में है? जी, हिंदुस्तान में गद्दार हैं, स्लीपर सेल्स जरूर हैं। अगर ना हो तो ये हमले हो ही ना पाए, यहाँ की गतिविधियां, यहाँ की जानकारियां बाहर नहीं पहुंच पाए। ये चूक हमारे इंटेलिजेंस की भी है कि उनको पहले जानकारी क्यों नहीं थी, जबकि आप लोगों को, आपका जब काम ही ये है तो आपने ऐसी चूक कैसे कर दी? पहलगाम की घटना एक बहुत ही दुखद घटना है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? पहलगाम की घटना एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है। उसमें जो मासूमों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ है, और मुझे लगता है कि जब तक इतनी घटिया राजनीति होती रहेगी, लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। और आज भी जहां मोदी जी को वहां देखना चाहिए, पहलगाम जिसे पूरे देश में मातम छाया हुआ है, वो अपनी रैलियों में व्यस्त हैं। क्या इससे पहलगाम की घटना जो हुई, इससे क्या भारतीय जनता पार्टी को सीधा लाभ मिलेगा? लाभ, उन्होंने तो पुलवामा के भी लाभ लेने का पूरा प्रयास किया था। पुलवामा में शहीदों के नाम पर वोट भी मांगे थे। मुझे पूरा भरोसा है आने वाले बिहार चुनाव में इस घटने के नाम पर भी वो वोट मांगेंगे। उनको जब हिंदू और मुस्लिम की राजनीति से फुर्सत मिल जाती है तो वो ये इन चीजों का फायदा उठाते हैं जो आतंकवादी संगठन करते हैं। जिस तरीके से विपक्ष की अगर बात करेंगे तो तमाम ऐसे सोशल मीडिया पे अगर आप देखेंगे तो तमाम ऐसे पोस्ट जारी हो रहे हैं, तमाम ऐसे वीडियोस जारी हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक आरोप लगाया जा रहा है कि इससे सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं इसमें मिली भगत है।
इस तरीके का आरोप है, इसको क्या आप किस तरीके से देखते हैं? मासूमों की लाशों पर पैर रखकर राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी का पुराना पेशा है। उन्होंने सदैव कभी शहीदों के नाम पर, कभी पर्यटकों के नाम से, अब समय आ गया है, चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, इस बार वो पहलगांव को मुद्दा बनाएंगे। जिस प्रकार उन्होंने हिंदू धर्म में इतना ज्यादा फैला दिया है कि धर्म को देखकर गोली मारी, धर्म को देखकर गोली मारी। कभी ये नहीं बताया कि उसमें 3 मुस्लिम भी थे। बहुत सारे मीडिया वाले बताने से डरते हैं कि उसमें सारे हिंदू नहीं थे, मुस्लिम भी समाज के भी लोग थे। लेकिन अगर हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी हिंदू हितैषी पार्टी के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करती है। और अगर हिंदू हितैषी पार्टी होती तो हिंदुओं को रोजगार मिलता, हिंदुओं को शिक्षा मिलती, हिंदुओं को वैकेंसी क्यों नहीं दी जा रही है? उसमें सिर्फ मुसलमान थोड़े शामिल हैं। आप जो इतने, चाहे शिक्षक भर्ती हो, पुलिस भर्ती हो, कोई भी भर्ती हो, तो अगर आप हिंदुओं के इतने हितैषी हैं तो हिंदुओं का फायदा क्यों नहीं हो रहा? आज एक गरीब आदमी और गरीब हो जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। तो अब मोदी सरकार हिंदुओं की पार्टी नहीं है, ये पूंजीपतियों की पार्टी है। इनका काम हिंदुओं को आगे बढ़ाना नहीं है, पूंजीपतियों को आगे बढ़ाना रह गया सिर्फ। कि जो पैसे वाला है उससे पैसा लेके, इनको पता है कैसे एडवर्टीजमेंट करना है, कैसे लोगों को गुमराह करना है, किस मुद्दे पे कब बोलना है। हमारा जो समाज है वो बहुत ही नासमझ है, उसको नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है, और उसको बस कीड़े मकोड़ों की तरह देखा जा रहा है। जब मन आता है तो रौंद दिया जाता है। सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती है भाजपा। पूंजीपतियों का आपने नाम लिया, अगर तो अगर हम बात करेंगे आर्टिकल 370 जब हटा, तो सबसे पहले आरोप जब लगने शुरू किए, चाहे कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, या फिर देश की कई पार्टियां जो विपक्ष में हैं, वो कहते नजर आ रही थी कि ये आर्टिकल 370 जो हटाया गया वो सिर्फ और सिर्फ अडानी को बढ़ाने के लिए हटाया गया, कि वहां पे अडानी और अंबानी का बिजनेस डेवलपमेंट होगा। अडानी अंबानी का बिजनेस कोई एक जगह से थोड़ी, वो तो भाजपा, भारतीय जनता पार्टी का जो मेन रिसोर्स आ रहा है वो तो वहीं से आ रहा है। मतलब हमें तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी का शेयर है उनके बिजनेस में कहीं ना कहीं। नहीं, अगर हम बात करें अपने देश के पूंजीपतियों के बारे में, तो क्या देश में अगर पूंजीपति हैं तो क्या गलत है क्या? नहीं, देश पूंजीपति होना गलत नहीं है, लेकिन क्या मध्यम वर्ग को निचोड़ना गलत नहीं है? यहाँ हर चीज का जो रोजमर्रा की सामान है उसकी कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो इससे फायदा किसको हो रहा है? पूंजीपतियों को हो रहा है। क्योंकि हर चीज में, चाहे कोर सेक्टर हो, जैसे अर्थव्यवस्था कोर सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया और सर्विस सेक्टर हो गया, 3 सेक्टर में डिवाइड है। तो जितना भी कोर सेक्टर है वो सब पूंजीपतियों के पास है। हम गरीब आदमी कहाँ जाएगा? हम यहाँ सिर्फ लेबर पैदा किए जा रहे हैं, और वो चाहते हैं कि गरीब व्यक्ति सिर्फ लेबर ही रहे, ताकि उनको शिक्षा ना मिले, उनको रोजगार ना मिले। बस यही इनका उद्देश्य रहेगा। अब अपना देश बहुमूल्य युवाओं का देश है, यहाँ लगभग 60 से 80% तक युवा सिर्फ पाए जाते हैं। इतना हम लोगों का रिसोर्स होने के बावजूद युवाओं की इतनी बुरी हालत, जहाँ जापान जैसे देश में, छोटा सा देश, इतनी तरक्की कर पा रहा है और हम लोग तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग विकास तो दूर की बात है। अब दूसरी, अभी हम बात करते हैं जीडीपी की, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट। तो यहाँ बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता होता है कि जीडीपी होती क्या है। कुछ लोगों को लग रहा है कि जापान की जीडीपी घट रही है और हमारे यहाँ की तो देखो बढ़ रही है। अब उन बेवकूफों को कौन बताए कि जब विकास वहाँ चरम सीमा पर हो चुका है और उनके पास इनकम तो आ ही रही है, तो उनके पास इतना पैसा अधिक हो गया है कि वहाँ विकास करने के लिए जगह ही नहीं बची है, इसलिए उनकी जीडीपी घट रही है। और हमारी जो जीडीपी है लगातार, अभी नहीं, हम लोग विकासशील हैं, मुझे लगता है आगे चल के विकासशील ही रहने वाले हैं। क्योंकि जो हमारे नेताजी हैं यहाँ के, जितने भी हो रहे हैं, वो भ्रष्टाचार फैलाने में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। चाहे चारा घोटाला हो, चाहे टोटी घोटाला हो, चाहे कोई घोटाला हो, चूकता कोई नहीं। जिसको मौका दो वो एक से एक बड़ा तुरंत खा निकलता है घोटाला करने में। आपने नाम लिया टोटी का, ये किस लिए लिया, क्यों लिया? अभी एक हमारे प्रतिष्ठित न्यूज चैनल में इस बात का चर्चा हो रहा था। तो माननीय योगी जी के आवास में जब माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री नहीं रहे, तो उन्होंने देखा कि इसमें टोटी और टाइल्स गायब थी। तो ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि अखिलेश यादव जी टोटी चोर हैं, ये तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं। मैं तो योगी आदित्यनाथ जी अपने मुंह से तो कभी शायद नहीं, कि उनके समर्थक लोग कहे होंगे। ना, उन्होंने ही कहा था। अच्छा, अभी आपने चैनल का नाम लिया जी, है ना, प्रतिष्ठित चैनल है, और एक सूबे की मुख्यमंत्री जी उस चैनल पे जाती हैं और एंकर उनसे सवाल करते हैं कि आप अखिलेश यादव को किस तरीके से देखती हैं। तो उनका जो जवाब था टोटी चोर। काफी उस पर बवाल भी हुआ, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काफी बवाला काटा, काफी उस पर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, काफी प्रोटेस्ट किया। खैर बाद में उन्होंने माफी मांग ली। लेकिन क्या ये जो राजनीतिक स्टंट है, क्या राजनीतिक कटाक्ष है, ये क्या सही है? आपको क्या लगता है? राजनीतिक कटाक्ष में जैसे माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि उस चैनल में कोई नहीं जाएगा, तो अगर कोई प्रवक्ता आता है तो इसका मतलब ये थोड़े कि चैनल उनके दबाव में काम करेगा। ये तो एक प्रकार से दबाव की बात हो गई कि जो हमारे तारीफ करे मैं सिर्फ उन्हीं के यहाँ जाऊँ, जो बुराई करे उसके यहाँ ना जाऊँ। अक्सर अखिलेश यादव जी पत्रकारों पे सवाल उठाते रहते हैं, और जैसे ही कोई उनसे ऐसा कुछ सवाल कर देता है तो वो कहते हैं कि आप भाजपा की मानसिकता से प्रेरित हैं, आज भाजपा वाले हैं। क्या आप इस चीज का समर्थन करते हैं? शिक्षा का अभाव है,
उन्होंने जो शिक्षा ली है बहुत ज़्यादा हाई लेवल की ले ली है, और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो मध्यम वर्ग और गरीब तबके के लोग हैं, तो उनकी शिक्षा और यहाँ पे बहुत प्रभाव पड़ रहा है, तो दोनों का तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, इसीलिए तो कुर्सी से इनका तालमेल नहीं बैठा है। लेकिन ये भी बहुत बड़ी चीज है कि अब तक अगर देखा जाए, लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश से पढ़ के आए। जो विदेश से पढ़ा होगा वो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था कैसे ठीक कर सकता है? जिसने कभी प्राइमरी स्कूल का मुंह ही नहीं देखा है वो प्राथमिक विद्यालयों को कैसे आगे बढ़ाएगा, कैसे उनकी कमियां जान पाएगा? ये खुद जब विदेश में पढ़ के आए हैं तो इनको हमारे देश का कल्चर नहीं पता, इतिहास नहीं पता। ये तो सिर्फ एक पारिवारिक राजनीति हो गई, उत्तराधिकारी टाइप का, जैसे पहले राजा होता है, राजा का लड़का ही राजा बनेगा, वो सिस्टम चल रहा है। क्या अखिलेश यादव क्या परिवारवाद से पनपे हुए नेता हैं? जी बिल्कुल, वो परिवार के नेता के परिवार के उत्तराधिकारी हैं। जैसे कि पिता की प्रॉपर्टी पे बच्चे का अधिकार होता है, उसी प्रकार से माननीय मुलायम सिंह जी के उत्तराधिकारी जो हैं अखिलेश यादव जी हैं। अब शुरुआत करते हैं सूरज जी आपके गाँव से। जी, गांव में आपकी कमियां क्या क्या हैं, जिस तरीके से आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं? आप एक क्रांतिकारी के तौर पे माने जाते हैं, और भ्रष्टाचार की अगर बात करें कि लगातार आप चाहे ग्राम स्तरीय, ग्रामीण स्तरीय अगर भ्रष्टाचार देखा जाएगा, ग्राम प्रधान भ्रष्टाचार की जननी होती है, तो यहाँ से आप कैसे देखते? मैंने बहुत रिसर्च किया, फिर मैंने देखा कि ग्राम प्रधान अगर चाहें तो पूरे गांव को इतना अच्छा बना सकता है कि वो गांव सबसे बेस्ट हो। वहाँ सड़कें, नाली, पानी, हर समस्या को प्रधान अपने पंचवर्षीय में जोड़ सकता है। लेकिन मैंने जब जानकारी जुटाई कि यहाँ तो करोड़ों रुपए निकल जाते हैं ग्राम पंचायत से, और काम सिर्फ लाखों होता है। जैसे 1 करोड़ रुपए अगर निकला ग्राम पंचायत से तो काम 30% हुआ, 15% सेक्रेटरी ले लेते हैं, 30%। अगर जो जेई है वो एमबी बनाने के लिए 2% लेता है। यहाँ तक कि 2 लाख तक का पेमेंट जो होता है वो प्रधान करता है, 2 लाख से ऊपर एडीओ पंचायत होता है, फिर 5 लाख से ऊपर जो जितना भी पेमेंट होता है वो डीपीआरओ सर के माध्यम से होता है। तो जितने बड़े बड़े लोग होते हैं उन सबका हिस्सा कटता जाता है, तो जनता तक कुछ पहुंचता ही नहीं है। कुछ जगह तो ऐसा होता है, मैंने मनरेगा में देखा हुआ है कि सिर्फ रोटावेटर चलवा दिया और कुछ काम करा दिया, पता लगा 2 लाख रुपए निकाल लिए, उसमें इन्वेस्ट हुआ सिर्फ 5,000। तो गांव के विकास को ये लोग खा रहे हैं। तो हमारी अब लड़ाई जो है वो सिस्टम से हो गई है, क्योंकि पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि जिस तरीके से आप निर्दलीय राजनीति कर रहे हैं अपने वहां पे, जी, निर्दलीय राजनीति को अगर देखा जाएगा तो बड़ा जोखिम भरा होता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि आपके जगह आपकी जो विधानसभा है, जी, उस विधानसभा में क्या वहां की जनता इस बार बदलाव चाह रही है? जी बिल्कुल, जनता बदलाव क्यों नहीं चाहेगी? जनता को पता लग गया है कि उन्होंने अभी तक जिनको जाति और धर्म के नाम पे चुना है, जिनको पार्टी के नाम से चुना है, वो लोग लगातार उनको ठगने का काम कर रहे हैं। इसलिए जनता, तिरवा विधानसभा की जनता बदलाव ही चाहती है। जिसको मौका मिलता है वो लगातार बार तिरवा विधानसभा को ठगने का काम कर रहा है। अब तिरवा विधानसभा की जनता जाग चुकी है। अगर हम बात करेंगे जिस तरीके से आपने भ्रष्टाचार का अपने ग्राम सभा या और चीजों को बताया, महिलाओं को लेकर के सूरज कुमार जी का क्या सोच है? हमारे समाज में अगर 100% समाज मिलकर 100% लोगों से मिलकर बना होता है, जिसमें 50% महिलाएं होती हैं, 50% पुरुष, लेकिन महिलाओं को आज भी पुरुष के समकक्ष बराबर नहीं समझा जाता है। यहाँ तक कि आजकल आय प्रमाण पत्र भी उसमें पिता की आय लिखी होती है, माता की आय नहीं है। हमारे यहाँ जो देश है वो पितृ सत्तात्मक है, मतलब पिता की सत्ता। यहाँ माता का कोई रोल नहीं होता है, जबकि माता घर में काम करती है, बहुत सी काम भी करती हैं, लेकिन आय प्रमाण पत्र में भी सिर्फ पिता का नाम लिखा जाता है, माता का नाम नहीं लिखा जाता है। और महिलाओं को सिर्फ बच्चा पैदा करने का साधन बना दिया गया है। उनको ये दिखाया जाता है कि तुम पुरुष के पैर की जूते के समान हो। दूसरी बात, हमारे यहाँ एक प्रथा चल रही है, दहेज प्रथा। अगर सपोज कर लीजिए एक घर में हम बेटी लेके आ रहे हैं, या हमारे घर में हमारी बेटी पैदा हो रही है, तो क्या हम उससे ये थोड़े कहेंगे कि तुझे अपने रहने के लिए एक बेड लेकर आ, तुझे एक फ्रिज लेकर आ, चलने के लिए गाड़ी लेकर आ। हमारे सदस्य में अगर परिवार में एक सदस्य बढ़ रहा है तो उसका निर्वहन हमें खुद करना चाहिए। लेकिन जब वही बेटी हम दूसरे के लिए अपने घर में लेकर आते हैं तो उसे इतनी डिमांड कर देते हैं। मैं तो ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा घटिया किस्म का नीच समझता हूँ, और मेरी नजर में उन लोगों से बड़ा नामर्द कोई नहीं हो सकता है जो एक लड़की के लिए खिलाने के लिए बर्तन ना हो, सुलाने के लिए बेड ना हो, चलाने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल साधन ना खुद खरीद सके, तो इससे बड़ा कोई नामर्द नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी बोली लगाई जाती है कि लड़का पुलिस में लग गया तो 12 लाख, लेखपाल में लग गया तो 15 लाख, उससे बड़ा तो 20 लाख। ये बहुत बड़ी प्रथाएं चल रही हैं। गलतियां कहीं न कहीं से अगर देखा जाएगा तो लड़की पक्ष के जो माता पिता हैं वो भी करते हैं कि आज का जो परिवेश हो चुका है वो ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब नहीं। बात ये है सर, हाँ, आपने अभी कहा जिस तरीके से, बता रहा हूँ सर, हाँ मैं आ रहा हूँ। आपने कहा कि 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख इस तरीके का डिमांड हो चुका है। ये भी तो कहीं ना कहीं गलत है। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। मेरी बेटी है, मैं क्यों चाहूंगा कि मेरी बेटी एक नाकारे निकम्मे क्या हो? बेटी का पिता हमेशा ये सियोरिटी चाहता है कि उसकी बेटी खुश रहे। कम से कम ऐसे लड़कों को ब्याहे ताकि वो उसको खाना तो खिला सके, बढ़िया जगह लिटा सके, घुमा सके,
उसका भरण पोषण कर चुके हैं। अब किसी निकम्मे को थोड़े रख दिया जाएगा कि तो लड़के को उतना सक्षम बनना चाहिए, हर लड़के को सक्षम बनना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब नहीं है लेकिन कमाने के तो और भी साधन होते हैं, लेकिन आजकल के लड़के 10 साल के हो जाते हैं, 12 साल के हो जाते हैं तो बाहर कमाने के लिए चले, एक नुकीला जूता, एक लंबा फोन लेके आते हैं जैसे तैसे, तो इससे उनकी आय नहीं बढ़ती है। 20,000 रुपए तनख्वाह, 30,000 का फोन, वो भी किस्तों पे लेकर चले जाते हैं। तो एक लड़की का पिता हमेशा यही चाहता है कि उसकी बेटी का जो घर हो अच्छी जगह पर हो, उसके पिता की गलत सोच नहीं है। लेकिन एक लड़का जो है उसकी लड़की को बिठाने के लिए कुर्सी नहीं ले पा रहा है, बेड नहीं ले पा रहा है, बक्सा नहीं ले पा रहा है, तो ऐसे लड़के को क्या कहेंगे? मेरी नज़र में उससे बड़ा नामर्द कोई हो ही नहीं सकता। एक भीख मांगने का प्रचलन सा चल गया है कि पहले लोग कटोरा दिखाते थे, अब लड़का दिखा रहे हैं। लड़के को एक प्रॉपर्टी समझ रहे हैं। जैसे हमने लड़के को 20 साल बड़ा किया है तो 20 साल मतलब एक प्रोडक्ट बनाया है, अब उस प्रोडक्ट को हम बेच रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट 6 लाख में बिकेगा कि 20 लाख में बिकेगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं। सूरज कुमार का शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय पे क्या सोच है? हमारे दृष्टिकोण में शिक्षा पूरे देश में जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं सबको खत्म कर देना चाहिए। शिक्षा और चिकित्सा इनको सिर्फ सरकारी करना चाहिए, और वो भी सरकार से, ताकि हर व्यक्ति अच्छे से अच्छे अस्पताल में भर्ती हो जाए। आजकल क्या हो रहा है कि प्राइवेट अस्पताल में तो अच्छा सिस्टम हो रहा है क्योंकि वहाँ पैसा लग रहा है, वहाँ हर चीज़ की देखरेख होती है, लेकिन वहीं सरकारी अस्पताल में नहीं हो रही है। तो जब सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा तो इनको मजबूरन करना पड़ेगा, माफी चाहते हैं, मतलब सब कुछ हम लोगों को सरकारी करना पड़ेगा, शिक्षा और चिकित्सा, ताकि हर आदमी अच्छे से अच्छा अस्पताल करा। सामाजिक न्याय पे सोच बताइए। सामाजिक न्याय, जो समाज में जिस तरीके से न्याय नहीं मिल पाता है लोगों को, उसको किस तरीके से देखते हैं? तमाम ऐसी चीजें हैं कि जिसके पास आज के समय में पूंजीवाद हावी हो चुका है, आज के समाज में पूंजीवाद हावी हो चुका है। जिसके पास पैसा है न्याय भी दो तरीके से मिलता है। अगर आपके पास पैसा है तो न्याय मिलेगा, जल्दी मिल जाएगा, और नहीं है तो आप न्याय के लिए भटकते रहेंगे। लोगों में जागरूकता का अभाव है, अपने अधिकारों को नहीं जानते हैं, उनको नहीं पता कि हमारे अधिकार कौन से हैं कौन से नहीं है। आज एक पुलिस वाला, चाहे थाना इंचार्ज हो या चौकी इंचार्ज हो, जब कोई रिपोर्ट लिखवाने के लिए जाता है उसको गाली गलौज करने लगता है, घर में जाके मारने पीटने लगता है। तो जब लोगों को अधिकार पता होगा कि ऐसे ही नहीं मार सकते हैं, ऐसे गाली गलौज देना, वो दरोगा भी जेल जा सकता है, वो इंस्पेक्टर भी जेल जा सकता है, जब उनको पता होगा तब वो अपने अधिकार जानेंगे। जैसे बिना सम्मान के किसी को थाना पुलिस चौकी नहीं बुला सकता है इंस्पेक्टर। ठीक है, सूरज कुमार अगर विधायक बनते हैं तो उनके 100 दिन का पहले 100 दिन का जो स्टार्टिंग का 100 दिन का काम क्या क्या पहले करेंगे? सबसे पहले जितने भी हमारे यहाँ की प्राइमरी स्कूल हैं उन सब पर जोर देंगे और उनको खास हिदायत देंगे, उनकी निगरानी रखी जाएगी, ताकि वो जो 80,000 रुपए ले रहे हैं सैलरी, 80,000 1 लाख रुपए, तो वो उनको उतना काम करें, सिर्फ दिखावे की सैलरी नहीं। और हमारा सबसे बड़ा काम ये रहेगा, जितनी भी सड़कें हैं, नालियां हैं, रोड हैं, इन सबको एक अच्छे से करना है, और रोजगार के साधन लगभग हर ग्राम पंचायत में मुहैया कराने हैं, ताकि हमारे लोगों को, हमारी विधानसभा के लोगों को बाहर कमाने ना जाना पड़े। आज 12-15 हज़ार के लिए लोगों को गुजरात जाना पड़ता है, अहमदाबाद जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है। अगर मैं विधायक बनता हूं तो किसी को भी बाहर कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सारे साधन तिरवा विधानसभा में ही उपलब्ध कराएंगे। एक सवाल शिक्षा को लेकर के हम पुनः लेना चाहेंगे जी। मुफ्त शिक्षा और स्कॉलरशिप का सपना जो होता है, ये क्या सरकार की ही जिम्मेदारी है कि ये समाज को भी इसमें आगे आना चाहिए? नहीं, इसमें तो सरकार को ही आगे आना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई गांव का बच्चा, कोई आपके विधानसभा का बच्चा या कोई ब्लॉक का बच्चा है, वो पढ़ना चाहता है शिक्षा, और वो पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पा रहा है, तो इसमें समाज के लोगों को आगे आना चाहिए कि केवल सरकार की ही जिम्मेदारी है कि सरकार उसको पढ़ाए? समाज को आगे आना चाहिए, लेकिन हमारा वर्तमान में समाज ग्रामीण, मैं जिस क्षेत्र में हूँ वहाँ ऐसा है कि अगर आप गांजा पीने के लिए पैसा मांगोगे तो लोग उधार दे देते हैं, लेकिन आप शिक्षा के लिए मांगोगे तो पैसा नहीं देते हैं। यहाँ तक कि आपको डीमोटिवेट करते हैं कि जा आलू खोदो जाके, तो कम से कम 200 रुपए तो कमा के लाओगे। अगर सूरज कुमार जी विधायक बनते हैं तो स्वास्थ्य के लिए क्या कार्य करेंगे अपने विधानसभा में? जैसे कि हमारे यहाँ CSC है, हसेरन में हो गया, सौरिक में हो गए, तिरवा में हो गए। तो जैसे भी मैंने तिरवा में निरीक्षण किया था, उस दौरान हमने पाया कि वहाँ जो साफ सफाई रहती है, टॉयलेट, वहाँ आप जाते ही ऐसा लगेगा कि बीमारी ठीक करने वाला नहीं है बल्कि बीमार बनाने वाला अस्पताल है। तो वहाँ के मैंने जो चीफ होते हैं उनसे बात भी की थी, उन्होंने कहा था देखेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सब कुछ प्राइवेट रूप से दे दिया गया है, वहाँ के खाना से लेकर सब कुछ टेंडर। और जो डॉक्टर हैं सरकारी, तो क्या करते हैं कि बाहर की दवाई ज्यादातर लिखते हैं, वहाँ उनका कमीशन फिक्स रहता है कि मेडिकल पे इतना लेना है। तो हम एक आम आदमी को देखेंगे, जो आम आदमी सरकारी वो प्राइवेट अस्पताल नहीं जा सकता है, एक अच्छे अस्पताल में, क्योंकि वहाँ लाखों रुपए लगते हैं। तो हम आम आदमी के लिए जब विधायक बनेंगे तो हमें सरकार की ओर देखना पड़ेगा, हमें उनकी जो कमियां हैं उनको ठीक करना पड़ेगा, और जो गलत कार्य कर रहे हैं, डॉक्टर हो या कोई हो, तो उनको जेल भिजवाना पड़ेगा। चलिए, अगला सवाल हमारा ये रहेगा कि सूरज कुमार क्या केवल दलित समाज की राजनीति करेंगे कि आगे पूरे समाज की राजनीति करेंगे? नहीं, दलित समाज से हमारा मतलब होता है SC समाज नहीं होता है। दलित का मतलब होता है दबा कुचला, जो पहले सताए गए हैं उनको दलित शब्द कहा गया है। तो चाहे वो ब्राह्मण समाज हो या सवर्ण समाज हो या क्षत्रिय समाज हो, अगर उनको भी समस्या है
है। तो सूरज उनके साथ भी खड़ा रहेगा। एक सवाल आप ही के तरफ से था, मैं उसको जोड़ रहा हूँ। भीम चौपाल एक दमदार आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है। इसमें क्या दलितों के लिए ही चौपाल लगाएगा कि सारे समाज के लिए ये चौपाल रहेगा? नहीं, बाबा साहब ने शिक्षा के लिए जोर दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा सिर्फ एससी समाज को शिक्षित करो। इसलिए भीम चौपाल जो है, जैसे भीम आर्मी एक संगठन है भारत में, भीम आर्मी के नाम से, तो वो ये काम कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, और हम उनका इस काम में पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। और उसमें सब बच्चों को आने की अनुमति है। भीम पाठशाला में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एससी वाले ही है, वहाँ मैंने सबड़ों को भी देखा है, पिछड़ों को भी देखा है, अल्पसंख्यकों को भी देखा है। जिस तरीके से आप अपने लोकल की राजनीति में बहुत ज्यादा मुखर रहते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तमाम ऐसी चीजों को आप उजागर करते हैं, आपको इस चीज से डर नहीं लगता कि आप किस जान को खतरा हो सकता है, आपके ऊपर कोई जानलेवा हमला हो जाए? तमाम ऐसी चीजें हैं कि आपको उस चीज से डरते नहीं है? अम्बेडकरवाद एक ऐसा शब्द हो जाता है, जब अम्बेडकरवाद की विचारधारा अंदर घुस जाती है तब फिर डर नहीं रहता है सर। दूसरी बात, अगर एक सूरज, अभी मेरा नाम सूरज है, अकेला लड़ रहा हूँ, अगर तिरवा विधानसभा में एक सूरज गायब हो जाएगा तो कोई तिरवा विधानसभा को खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो मेरी लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। अब जिसको जो करना है वो करे, मैं अपने रास्ते से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। क्या ऐसी कोई घटनाएं हुई आपको, आपकी साथ में हाल फिलहाल में, कहीं आपको रोकने का प्रयास किया गया, दबाने का प्रयास किया गया? जब से मैंने कुछ ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार उजागर किए हैं, सबूत के साथ स्टाम्प वगैरह दिए हैं, तब से कुछ लोग लगातार मेरा पीछा करते हैं, यहाँ तक कि घर तक पीछा करते हैं, आसपास ही रहते हैं। अभी तक उन्होंने ऐसी कोई गतिविधि नहीं की है जो हो, लेकिन वो लगातार निगरानी रखे हुए हैं। मुझे नहीं पता आगे उनका स्टैंड क्या होगा। हो सकता है मुझे झूठे मुकदमों में फंसाने का प्रयास किया जा रहा हो, क्योंकि उनके पास यही एक रास्ता है, क्योंकि सामने आके गांव में तो खुलेआम नहीं लड़ाई करेंगे, तो हो सकता है मुझे झूठे मुकदमों में फंसाने का प्रयास करें। किसी का नाम उजागर करेंगे? नहीं, नाम अभी नहीं लेंगे, लेकिन समय आने पर बताएंगे। ठीक है, अब हम रैपिड फायर का सेगमेंट शुरू करते हैं जी। और इसमें आपको 2 ऑप्शन दिया जाएगा और उसमें आपको यस और नो में जवाब देना जी है। बिल्कुल। ठीक है, हम सवाल लेते हैं, योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव में, इसमें दोनों में खतरनाक नेता कौन? दोनों खतरनाक हैं। अगर एक का कोई किसी एक को देना हो तो? नहीं, एक नहीं, दोनों लोग। एक तो डायरेक्ट खतरनाक हैं, एक लोगों को गुमराह करके ठगने में खतरनाक हैं। एक तो दलितों के खिलाफ हैं, दूसरा दलितों के नाम से ठग के उनको परेशान करते हैं। क्या दलित राजनीति को आरक्षण के बाहर भी विस्तार मिलना चाहिए? जी बिल्कुल, लेकिन ये तभी हो सकता है जब हमारे समाज को शिक्षा और रोजगार में अवसर दिया जाए। दलित युवा के लिए बीजेपी, बीएसपी और सपा तीनों विकल्प है या नहीं? नहीं, इसमें से आप बसपा को हटा दीजिए। बाकी दलित समाज के लिए ना कांग्रेस सही है, ना भाजपा सही है, ना सपा सही है। कांग्रेस बाबा साहब की विचारधारा को मानती है, हाँ या ना? नहीं, कांग्रेस बाबा साहब को मानने का सिर्फ दिखावा करती है, क्योंकि बाबा साहब को चुनाव हरवाने में मुख्य योगदान कांग्रेस ने ही दिया था। कांग्रेस दलित हितैषी है हाँ या ना? नहीं, कांग्रेस दलित हितैषी नहीं है, क्योंकि जो आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू किया गया था, भाजपा सरकार ने संसद में बिल पास किया, लेकिन इनकी राज्य सरकार ने सबसे पहले उसको लागू कर दिया। क्योंकि भाजपा तो डायरेक्ट बोल रही है कि मैं दलित विरोधी हूँ, मैं हिंदू धर्म के साथ हूँ, लेकिन वो दलितों के आरक्षण के खिलाफ है। लेकिन ये माननीय राहुल गांधी जी बोलते हैं कि मैं आरक्षण का साथ देता हूँ, लेकिन आरक्षण खत्म करने में ये भाजपा से चार गुना आगे हैं। बेहतर नेता कौन, ओवैसी या अखिलेश? नहीं, इसमें से बेहतर हटा दीजिए, बाकी नेता दोनों लोग हैं। एक पीडीए बनाकर पीडीए को ठग रहे हैं, एक मुस्लिम समाज के नेता होकर मुस्लिम समाज को ठग रहे हैं। आज तक ओवैसी साहब के ऊपर एक भी मुकदमा नहीं हुआ है, क्योंकि जबकि वो मोदी जी के खिलाफ इतना बोलते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, क्योंकि ये शाम को सब इकट्ठे हो जाते हैं। बाकी मुस्लिम समाज को मूर्ख बनाने का काम ओवैसी साहब कर रहे हैं, और पीडीए समाज को मूर्ख बनाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। आरक्षण खत्म हुआ तो लोकतंत्र भी खत्म होगा, सही या गलत? नहीं, आरक्षण खत्म होने से लोकतंत्र तो खत्म नहीं होगा, क्योंकि लोकतंत्र और आरक्षण में बहुत फर्क हो जाता है। आरक्षण अगर खत्म हो जाएगा तो हम लोगों को एक साजिश हो जाएगी, जो एससी समाज को, जो दलित समाज है, उसको पुनः गुलाम बनाने का सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग अभी आर्थिक और राजनीतिक रूप से सक्षम नहीं है। जाटो बनाम बाकी दलित राजनीति जो खतरनाक ट्रेंड है, इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, भाजपा ने ये प्रोपेगेंडा फैलाया है कि जो जाटव हैं वो गैर जाटवों का अधिकार छीन रहे हैं। तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जाटव लड़ाई लड़ेगा तो वो जाटव के लिए नहीं, एससी समाज के लिए लड़ता है। तो उन लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि देखो जाटव तुम्हारा हक अधिकार छीन रहे हैं, लेकिन ये सत्यता नहीं है। ओबीसी दलित एकता सपना या संभावना? नहीं, ओबीसी और दलित एक होगा, ये 100% सच बात है, और हो सकता है 2027 से पहले ये एक हो जाए, और ये पीडीए वाला ड्रामा जो अखिलेश यादव जी का खत्म हो जाएगा, और ये हमारे साथ ओबीसी समाज भी जुड़ेगा। क्योंकि ओबीसी समाज को पता है कि वो 51% होने के बावजूद सिर्फ उनको 27% आरक्षण दिया जा रहा है, और माननीय अखिलेश यादव जी ने कभी इसके लिए रोड पर आंदोलन नहीं किया।
अगर वो ओबीसी के हितैषी नेता होते तो वो उनके लिए रोड पर आंदोलन करते और तब तक आंदोलन करते जब तक उनको 51% आरक्षण ना मिल जाता। लेकिन अखिलेश यादव जी खुद नहीं चाहते हैं कि ओबीसी समाज को 51% आरक्षण मिले, क्योंकि अगर ओबीसी समाज को आरक्षण मिल जाएगा तो फिर इनके लिए भी वोट मांगने कौन जाएगा, भीड़ बढ़ाने कौन जाएगा। आज रैलियों में सिर्फ 100 रुपए का पेट्रोल डला दो तो पूरा चले जाते हैं, वो लोग इनको नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ आरक्षण का दिखावा करते हैं, लेकिन आरक्षण देना नहीं चाहते ओबीसी समाज को। मैं अब अंत की तरफ चलता हूँ जी। सवाल जो अंतिम रहेगा वो मेरा ये है कि आप अपनी राजनीति को 3 शब्दों में अगर परिभाषित करना हो, 3 शब्दों में अपनी राजनीति को, तो कैसे करेंगे? हमारा राजनीति का मेन मुद्दा ये रहेगा कि हम दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और जो हमारे सताए हुए सवर्ण समाज के लोग हैं उनको हम इकट्ठा करके और उन लोगों को ये समझाएंगे कि ये जो मौजूदा पार्टियां हैं आपके हितों को, आपके अधिकारों का खंडन कर रही हैं, आपको लगातार ठगने का काम कर रही हैं, और उनको जागरूक करके अपने साथ मिलाएंगे और फिर अपनी राजनीति मजबूत करेंगे। चुनाव जीतने के बाद पहला मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? हमारा मुख्य मुद्दा हमेशा शिक्षा ही रहेगा, क्योंकि शिक्षा के बिना कोई कार्य हो ही नहीं सकता। शिक्षा और रोजगार। दलित समाज को शिक्षित होने के लिए क्या क्या कार्य करेंगे? दलित समाज को शिक्षित करने के लिए मैं घर घर जाऊंगा, उनको मोटिवेट करूंगा और उनको कोशिश ये करूंगा, जैसे कुछ लोगों को, दलितों को ये पता नहीं होता है कि प्राइवेट स्कूलों में भी आरक्षण होता है। हम लोगों का चाहे इतना बड़ा स्कूल हो प्राइवेट, उनको पता नहीं होता है। तो मैं वो अभी से उनको जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर हम सत्ता में आते हैं या पावर में आते हैं तो कोई भी व्यक्ति हो अपने विधानसभा का, उसको गरीब नहीं रहने देंगे, इसका वादा करते हैं। सूरज जी, आप एक उभरता हुआ चेहरा हैं, स्वतंत्र रूप से आप राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आपके सारी विचारों को, सारी चीजों को देखते हुए कोई पार्टी अगर आपको लेना चाहती है तो क्या आप उसमें जाना चाहेंगे? नहीं, अगर वो अम्बेडकरवादी विचारधारा की पार्टी है, बाबा साहब को शिक्षा और रोजगार को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है, तो उसके साथ हम जरूर जाएंगे। लेकिन जो ठगों की पार्टी है और जो लोगों को धोखा देती है, झूठे वादे करती है, उनके साथ हम नहीं जाना चाहेंगे। जाना किसके साथ पसंद करेंगे? अगर हम बात करेंगे, आपने बताया कि अम्बेडकरवादी विचारधारा की अगर हम बात करेंगे और सबसे ज्यादा दलित हितैषी के बारे में बात करेंगे, तो पहले नंबर पे आती हैं बहन कुमारी मायावती जी और दूसरे नेता हैं चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी जी। तो इन दोनों में आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे? मैं चंद्रशेखर भैया के साथ जाना चाहूंगा। क्या चीजें अच्छी लगती हैं चंद्रशेखर? क्योंकि बहन जी ने हमारे साथ बहुत अच्छा काम किया है, उनकी वजह से ही मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ और हमारे समाज को जो सुमोटो पट्टे हैं, बहुत कुछ उन्होंने प्रोवाइड कराया है। लेकिन अब हमें चंद्रशेखर भैया की जरूरत है, क्योंकि अब हम लोग सत्ता में नहीं है। सत्ता में रहने के बावजूद भी अगर कहीं भी दलितों पर शोषण होता है, अत्याचार होता है, तो वो तुरंत वहां पहुंचते हैं और उनकी मदद करते हैं। और अगर आज एक सिर्फ फोन कर देते हैं तो पूरा सत्ता हिलाने की ताकत है उनमें। आप थे हमारे साथ में सूरज जी, जो दबे कुचले और शोषित वंचित की आवाज हैं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा को फॉलो करते हैं। इन्होंने हमसे बात किया और सारी चीजों को, अपनी बातों को मजबूती के साथ रखा। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।